हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ओएसिस क्लासेस में। मैं नंदन सिंह आपसे रूबरू हो रहा हूं लगातार पिछले कई हफ्ते से, और मैंने अपनी बहुत हर संभव कोशिश की है कि जिन जिन चीज़ों को मैं आपको दे पा रहा हूं वो आप ग्रहण भी कर पाओ। ये नहीं कि वो केवल नाम का लेक्चर हो जाए और आपको बातें समझ में नहीं आए। इसलिए मैंने हर संभव कोशिश की है कि हर लेक्चर को जितना स्मूथ हो सके, जितना आसान मैं बना पाऊं, मैंने कोशिश की है और ये मेरी कोशिश आगे भी जारी रहेगी। तो पिछले लेक्चर में जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में पढ़ाया था, वो कविता पढ़ाई थी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने उस कविता को बेहतर ढंग से समझा है। आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर और समरी सेक्शन को समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया, और ये उनकी रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक तरह से कहिए शिकायत थी कि सर जब पिछला क्लास हुआ और आपने पोएम पढ़ाया उसमें अबाउट द पोएट जो है वो आप मिस कर गए। यानी आपने लिखा तो जरूर बोर्ड में, लेकिन हमको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई क्योंकि आपने समझाया ही नहीं। यही बात मैं आपसे हमेशा कहना चाह रहा हूं। आपकी शिकायत मेरे सिर माथे, आपकी सलाह मेरे सिर माथे, आपके सुझाव मेरे सिर माथे, क्योंकि आपसे बढ़कर के मेरे लिए इस कार्य क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। आप हो तो बाकी सारी चीज हैं। मैंने क्या कहा? कार्य क्षेत्र में, यानी एज ए स्टूडेंट एंड टीचर nobody can be as much precious as you are for me. Nobody can be as valuable as you are for me, and you know it better than any other people. So your every allegation, your every complaint, your every suggestion will always be welcome. So please tell me what are the requirements which I should put in your video, so that the video might be made to be high class. And believe me, trust me, your each and every suggestion, each and every complaint, each and every advice will be considered and will be implemented as well. आपके हर एक सलाह को, हर एक सुझाव को, हर एक शिकायत को मैं अपने दिमाग में बैठाऊंगा और उसको कोशिश करूंगा अगले लेक्चर में सुधारने की, संभालने की। इसलिए आप कमेंट के थ्रू मुझे बताते रहिए कि सर ये रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें ये और चाहिए था जो मिल नहीं पाया। क्योंकि आप जानते हो कि ना तो मैं परिपूर्ण हूं, ना आप परिपूर्ण हो, ना दुनिया में कोई और परिपूर्ण है। सैचुरेशन होती ही नहीं है विद्या के क्षेत्र में, उसमें हमेशा बेहतर और बेहतर और बेहतर करने की गुंजाइश बनी रहती है। तो आपके इस शिकायत को, आपके सुझाव को आज मैंने ध्यान में रखा। संभवतः पिछले क्लास में वो ओवरलुक हो गया होगा, तो आज सबसे पहले अबाउट द पोएट को मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसमें क्या क्या चीजें थी जो शायद उसमें बोर्ड पर तो लिख दिया था मैंने, लेकिन आपने पढ़ा और आपको शायद कुछ कुछ चीजें बाहर हो गई दिमाग से, आपको समझ में नहीं आया। तो देखते हैं क्या था। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉट विटमैन के द्वारा लिखा हुआ है। उनका जन्म 1819 में अमेरिका में हुआ था। मृत्यु 1892 में अमेरिका में हुआ। ही इज एन अमेरिकन पोएट, वो अमेरिका के कवि हैं। उसके बाद ऑल हिज पोएम्स आर कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास। उनकी जो सारी कविताएं हैं, छोटी बड़ी जितनी कविताएं हैं,
सारे कविताओं को एक किताब में संग्रहित किया गया, जमा किया गया है, और उस किताब का नाम रखा गया है लीव्स ऑफ ग्रास। उस किताब का नाम है जिसमें उनकी सारी कविताएं हैं। He got his book Leaves of Grass published in 1855 at his own expense। एक्सपेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं खर्च, यानी अपने ही खर्च में पर, यानी अपने पॉकेट से पैसा लगा करके 1855 में कवि वाल्ट व्हिटमैन ने अपनी कविता संग्रह, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, लीव्स ऑफ ग्रास, उसको खुद के खर्चे से छपवाया। आगे देखते हैं। बट दिस बुक कॉस्ट हिज जॉब, लेकिन इस किताब की वजह से उनकी नौकरी चली गई, क्योंकि इस किताब में सम्मिलित कुछ कविताएं उस समय की परंपराओं, व्यवस्थाओं, रूढ़िवादी सोचों पर चोट कर रही थी। लोगों को वो सारी चीजें पसंद नहीं आई। इसके कारण से आपको शायद किसी क्लास में मैंने और समझाया था कि जब आप कुछ नया करते हो, समाज से अलग करते हो, लेकिन बेहतर करते हो, तो शुरुआत में आपकी भारी आलोचना होती है, आपका जबरदस्त विरोध किया जाता है, आपको कई झंझावातों का सामना करना पड़ता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने मजबूत हो, कितने दमदार हो, उन झंझावातों को, उन विरोधों को, उन तूफानों को, सुनामी को आप झेल पाते हो कि नहीं झेल पाते हो। और अगर आप झेल जाते हो तो एक हिमालयन पर्सनालिटी के रूप में आप उभरते हो। वाल्ट व्हिटमैन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो वाल्ट व्हिटमैन को अपने लाइफ टाइम में वो प्रसिद्धि नहीं प्राप्त हुई जो जिसके वो हकदार थे। तो he was forced to quit his job। क्विट मतलब होता है छोड़ना। उनको फोर्स किया गया, मजबूर कर दिया गया कि उनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। बिकॉज दिस बुक वॉज फाउंड टू बी ऑब्सेन। ऑब्सेन मतलब होता है आउट ऑफ मॉरल, अनैतिक। यानी उस समय का जो समाज ये मानता था कि ये सही है। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि बाइबल में कहा गया, माना गया कि पृथ्वी क्या है, चपटी है, और लोग ये इस भय से दूर तक नहीं जाते थे कि ये चपटी पृथ्वी कुछ दिन दूर के बाद ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और हम किसी अनंत अथाह शून्य में डूब जाएंगे। इसलिए लोग ज्यादा दूर की यात्रा नहीं करते थे। और ये बात बाइबल में, यानी हमारे धर्म ग्रंथों में भी कुछ ऐसी अवैज्ञानिक और तार्किक बातें लिखी रहती हैं जिसका हम जब विरोध करते हैं तो उस समय के जो पोंगा पंडित होते हैं, धर्माचार्य होते हैं, वो उसका भारी विरोध करते हैं। लेकिन बाद में दुनिया स्वीकार करती है कि ये बात सही थी। गैलीलियो गैलीलाई हो, अरस्तु हो, इन सारे लोगों को बहुत ज्यादा प्रतिबंधों का सामना, और यही चीज वाल्ट व्हिटमैन के साथ भी हुआ। उनके किताब को अनैतिक माना गया, गलत माना गया, और उसके चलते उनको अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ गई। Finally, he could get his book Leaves of Grass published in 1881 uncensored। लास्ट में 1881 में दो घटना घटी इस किताब के साथ। 1855 में कवि ने खुद के खर्चे से किताब छपवाया, लेकिन वो सेंसर्ड हो गया, यानी प्रतिबंध लग गया उस पर। लेकिन 1881 में उनकी किताब छपी, वही लीव्स ऑफ ग्रास, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा। समाज ने उसकी भावनाओं को स्वीकार किया और बिना किसी प्रतिबंध की उस किताब को, वो किताब छपी। लास्ट में है ड्रम टेप्स इन हिज अदर फेमस कंपोजिशन। ड्रम टेप्स नाम करके एक तो लीव्स ऑफ ग्रास उनकी किताब है, कविताओं का संग्रह, और एक ड्रम टेप्स भी एक किताब है उनकी जो बड़ा ही प्रसिद्ध किताब है। यही है वाल्ट व्हिटमैन के बारे में कुछ विशेष बातें, और इसको आपको जानना इसलिए जरूरी है कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सेक्शन में इससे संबंधित क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसलिए ये जो अबाउट द पोएट है ये हमेशा पढ़ते रहिए, वीडियो के द्वारा सुनते रहिए, ताकि आपकी मेमोरी में वो जम जाए। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर को समझने की कोशिश करेंगे और समरी को समझने की कोशिश करेंगे। क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा कुछ बिना बहस किए, बातें किए हम लोग सीधे क्लास पर आ जाते हैं। देखते हैं क्या है। आप यहां देख पा रहे हो मैंने 5 ऑब्जेक्टिव और 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस लिए हैं, और मैंने शुरू से ही आप लोगों को कहा कि आपके पास ऑप्शन है इस 10 लाइन की कविता में 50 ऑब्जेक्टिव खड़ा कर दो एक ही बात को 3 ढंग से लिख करके, लेकिन बात वही रहेगी
द वाइन विल बी द सेम, ओनली द बॉटल विल बी चेंज्ड। शराब वही रहेगी, केवल बोतल बदलेगी। यानी पूछने का तरीका अलग रहेगा, थीम वही रहेगा। इसलिए आपको ज्यादा दिमाग को ज्यादा लट्टू की तरह घुमाना नहीं है। ये 5 बहुत है, बहुत। हमने कितनी दफा आपको कम कहा कि पूरे किताब से 18-19 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। सब 18-19 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से नहीं आएगा, स्टोरी से रहेगा, कविता सेक्शन से रहेगा। तो कहीं से एक, कहीं से 1-2, कहीं से नहीं भी, ऐसा भी हो सकता है। ये काफी है जिसको आप दिमाग में रख सकोगे। 50 देने या 25 देने से आप दिमाग में रख पाओगे ऐसी कोई समझ। और वही जो बार बार मैं कहता हूँ, एक ही बात को 2 ढंग से लिखने का तरीका। तो देखते हैं क्या है। डैश हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। किसने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की रचना की है? तो मालूम है, वाल्ट व्हिटमैन ने। आंसर दिया हुआ बोर्ड पर। दूसरा है व्हिटमैन वाज डैश पोएट। व्हिटमैन कहाँ के कवि थे? तो अमेरिकन पोएट थे, अमेरिका के वो कवि थे। वाल्ट व्हिटमैन इज डैश इयर्स ओल्ड। वाल्ट व्हिटमैन कितने साल के हैं? तो वाल्ट व्हिटमैन कितने साल के थे? 37 साल के। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ हैज बीन रिटन बाय। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसी कविता का आंसर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, तो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। अगला है एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम। व्हाट आई शैल अज्यूम यू, व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। मैं जो मानता हूं वही तुम भी मानोगे। ये भी पंक्ति किस कविता से ली गई है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ही ली गई है। ये सब ऑब्जेक्टिव था। अब है 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। क्योंकि कविता छोटी है तो उससे 2 नंबर के क्वेश्चन कोई 5 लाइन का तो रहेगा नहीं, छोटा छोटा आंसर भी रहेगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। तो पहला है हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस कविता यानी जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसका स्पीकर कौन? स्पीकर यानी वक्ता, यानी जो कविता को हमें सुना रहे हैं, बोल रहे हैं। तो वो वक्ता कौन है? द पोएट वाल्ट व्हिटमैन इज द स्पीकर। कवि खुद ही वक्ता है, वही स्पीकर है। वाल्ट व्हिटमैन इज द स्पीकर इन दिस पोएम। अगला है हाउ ओल्ड इज ही। कवि कितने साल के हैं? सुनते सुनते आप भी थक गए हैं। हाँ, आपको भी रट्टा गया है कि कवि 37 साल के हैं। ये आपको अच्छे से मालूम है। अगला है व्हाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस। कवि यू को कविता में 2 बार यूज क्यों कर रहे हैं? जैसा कि मैं एक बार फिर से इस कविता को पढ़ दूं। कवि कहते हैं एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। मैं जो मानूंगा वही तुम मानोगे, क्योंकि जितनी परमाणुक रचनाएं मेरे शरीर की है उतनी ही परमाणु, यानी जिस ढंग से मेरे शरीर की रचना हुई है उसी ढंग से आप सभी, आप यानी हम सभी लोगों की रचना हुई है। कवि ने अपनी तुलना हम सभी लोगों से किया है और इस कविता के माध्यम से हमें बताया है कि उनमें और अन्य किसी दूसरे मनुष्य में कोई फर्क है नहीं है। न शारीरिक संरचना का फर्क है, न सोच का फर्क है, न मान्यताओं का फर्क है। हम सब लोग एक जैसे हैं। तो देखते हैं द पोएट हैज शोन। शो मतलब होता है दिखाना, दर्शाना। कवि ने दिखाया है, दर्शाया है। क्या दिखाया, दर्शाया? द पोएट हैज शोन दैट। कवि ने दिखाया है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर द सेम। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर द सेम। सारे मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स को हिंदी में हम लोग मनुष्य कहते हैं। हम सारे मनुष्य क्या है? एक जैसे ही हैं, एक जैसे शारीरिक संरचना है, एक जैसी सोच है, हम सब लोग एक जैसे। अगला है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। थीम मतलब होती है मूल भावना, यानी इस कविता में मूलतः कवि क्या कहना चाह रहे हैं, इसकी मूल भावना क्या है कविता की। दिस पोएम एस्टैब्लिशेस द ब्रदरहुड एंड सिमिलरिटीज। यह कविता एस्टैब्लिश करती है, एस्टैब्लिश को हिंदी में हम लोग स्थापित करना कहते हैं। यह कविता स्थापित करती है क्या? ब्रदरहुड एंड सिमिलरिटीज अमंग ऑल ह्यूमन बीइंग्स। भाईचारा और सिमिलरिटी यानी समानता किसके बीच में? सारे मनुष्यों के बीच में। यानी ये कविता बताती है कि हम सारे मनुष्य एक जैसे हैं, भाई बंधु हैं, समूची पृथ्वी वसुधैव कुटुंबकम के समान है। हम एक जैसे हैं, हम में समानता है।
लास्ट है, व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर। ऑब्जर्व मतलब होता है निरीक्षण करना, देखना, गौर से देखना। तो ग्रीष्म ऋतु में भी कभी कहते हैं कि मैंने निराशा में भी आशा को देखने की आदत डाल ली है। जब सारे घास सूख जाते हैं, सारी लताएं सूख जाती हैं, उस मौके पर भी मैं हरियाली ढूंढने का आदी हूँ। मुझे आदत है ये करने का। तो मैं जब निकलता हूँ, मस्ती से भटकता हूँ, भटकते भटकते कहीं खड़ा हो जाता हूँ। खड़ा हो करके सूखे घास की आखिरी जो नोक होती है, स्पीयर को हिंदी में हम लोग नोक कहते हैं, यानी आगे का जो भाला जैसा किनारा रहता है, उस नोक में हरियाली को देख करके मैं खुश हो जाता हूँ। बिकॉज आई नो द आर्ट हाउ टू फाइंड मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम। मुझे ये कला आती है कि न्यूनतम से अधिकतम कैसे निकाल लिया जाए। यही इसका भाव है। आगे हम लोग इसकी समरी को समझते हैं। देखते हैं क्या है समरी में। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। वॉल्ट विटमैन इज एन अमेरिकन पोएट। वॉल्ट विटमैन कहाँ के कवि हैं? अमेरिका के कवि हैं। वो एक अमेरिकन कवि हैं। आगे है, द पोएट हैज एस्टैब्लिश्ड द कॉमन रिलेशन। आई हैव रिटन मैनी कीवर्ड्स at the bottom of the board, and you may see all those words, and you may take help from all those words to find out the Hindi meaning of the summary. आप हिंदी मीनिंग यानी समरी का जो हिंदी भाव है वो समझने में आपको ये जो नीचे बोर्ड में हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं तो बड़ी मदद करेंगे। आप जब चाहोगे तब सुनते रहोगे, समझते रहोगे। तो द पोएट हैज एस्टैब्लिश्ड, देखिए यहाँ एस्टैब्लिश मतलब लिखा है स्थापित करना। कवि ने स्थापित किया है द कॉमन रिलेशन। कॉमन रिलेशन एक जैसा संबंध, समान संबंध, किसके बीच में? बिटवीन टू ह्यूमन बींग्स, दो मनुष्यों के बीच में समानता क्या है, उसके समान संबंध क्या है, इसको स्थापित किया है। दिस पोएम टीचेज अस द वैल्यू ऑफ कॉन्टेंटमेंट। यह कविता हमें सिखाती है। टीच मतलब पढ़ाना भी होता है, टीच मतलब सिखाना भी होता है। यह कविता हमें सिखाती है द वैल्यू, वैल्यू को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? महत्व। द वैल्यू ऑफ कॉन्टेंटमेंट, ब्रदरहुड, पैट्रियोटिज्म एंड मॉरलिटी। यह कविता हमें संतुष्टि का भाव, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद का जश्न मनाता हूँ। यानी कवि के कहने का मतलब है जो है उससे मैं मस्त हूँ, मगन हूँ, जो नहीं है उसके लिए मैं परेशान नहीं हूं। कॉन्टेंटमेंट यानी संतुष्टि का भाव। तो दिस पोएम टीचेज अस द वैल्यू ऑफ कॉन्टेंटमेंट। यह कविता हमें संतुष्टि का महत्व समझाती है। ब्रदरहुड, भाईचारा, वो कहते हैं कि जैसा मैं हूं वैसा ही तो तुम हो, क्योंकि तुम्हारी रचना और मेरी रचना में कोई फर्क नहीं है। पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, कभी कहते हैं ना कि मेरे पूर्वज, मैं, मेरे दादे परदादे सब इसी मिट्टी में पैदा हुए थे, इसी में दफन हुए। मैं भी एक दिन यही मरना चाहता हूँ, यही दफन होना चाहता हूँ, यही का होके रहना चाहता हूँ। यानी देशभक्ति का भाव है। एंड मॉरलिटी, और क्या? नैतिकता। लास्ट में कभी कहते हैं चाहे वो गुड हो तो गुड, बैड हो तो बैड। आई कैन स्पीक आइदर इन फेवर और अगेंस्ट ऑफ बोथ द थिंग्स विदाउट बीइंग बायस्ड और अफ्रेड। मैं गुड को गुड और बैड को बैड कह सकता हूं बिना पक्षपाती हुए या बिना भयभीत हुए। ये मेरे में दमखम है, मैं किसी से डरता नहीं हूं। जो सही है उसको सही और गलत को गलत, यानी उनमें नैतिक भावना भी प्रचंड है। He says, sorry, the poet says that he is happy with whatever he has. कवि कहते हैं कि वह खुश हैं with whatever he has, वो खुश हैं उन चीजों से जो उनके पास है। वो दुखी नहीं है उन चीजों से जो उनके पास नहीं है। वो नहीं है तो नहीं है, लेकिन मुझे जो है सो उससे मैं क्यों दुखी रहूं, उससे मैं खुश रहूंगा।
he says that he considers all human beings the same. वो कहते हैं मैं सारे मनुष्यों को एक जैसा मानता हूँ, अपने भाई की तरह, अपने बहन की तरह, अपने बंधु की तरह मानता हूँ, इसलिए मेरे अंदर किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती। He says that he looks for the light. Look for मतलब फ्रेज है ये। look for की हिंदी होती है खोजना या तलाश करना। तो he looks for the light even in dry summer grass. वो कहते हैं कि मैं सूखे ग्रीष्मकालीन घास में भी जिंदगी ढूंढता हूँ, यानी भयंकर निराशा में भी मैं आशा को ढूंढता हूँ, मैं प्रचंड आशावादी हूँ। इट मीन्स ही इज फुल ऑफ होप एंड एनर्जी। इसका मतलब ये जब वो कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ही इज फुल ऑफ होप एंड एनर्जी, यानी वो भरपूर है, भरे हुए हैं। किससे? आशा से और ऊर्जा से। जब आप में आशा और ऊर्जा रहती है ना, तो आप किसी से नहीं हारते हो। परिस्थितियां आपको झुका, डरा और हरा नहीं सकती, क्योंकि आप में एक हिम्मत होती है, रहने दो, ये 2-4 महीने का वक्त है, 1-आध साल का वक्त है, मेरे में वो दमखम है कि मैं ऐसे वक्तों को मुट्ठी में समेट लूंगा, चुटकी बजा करके उड़ा दूंगा इन परेशानियों को, और मैं इससे बाहर निकलूंगा। ऐसे लोग भरपूर होते हैं। किस चीज से? आशा से, ऊर्जा से। आगे वो कहते हैं he says that he loves his country the most. वो कहते हैं कि वो अपने देश को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, यही कारण है कि वो उसी मिट्टी में दफन होना चाहते हैं। He understands the value of health. साथ ही वह स्वास्थ्य के महत्व को भी समझते हैं, इसीलिए वो कहते हैं therefore he says that he is 37 years old with perfect health. इसीलिए वो कहते हैं कि वो 37 साल के 37 ईयर्स ओल्ड, वो 37 साल के हैं और उनका स्वास्थ्य बेहतरीन है, यानी परफेक्ट है। यानी हेल्थ इज वेल्थ। आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप सब कुछ हो, आपका स्वास्थ्य खराब है आप कुछ भी नहीं हो। आप ना तो धनवान हो, ना तो दुखवान हो, ना तो शक्तिवान हो। सारी सजावट की वस्तुएं ऐसी लगेगी जैसे किसी जर्जर खंडहर को नए नए रंग बिरंगे फूलों से, दीपावली की लड़ियों से सजा दिया जाए, लेकिन वो बिल्डिंग सुंदर नहीं लगेगी। उसी तरह अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो आप नैतिक रूप से, आप भौतिक रूप से, आप शारीरिक रूप से स्ट्रांग नहीं हो सकोगे। और कभी इस बात को समझते हैं, इसलिए कभी कह रहे हैं कि मैं 37 साल का हूं, मेरा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। फाइनली ही सेज दैट ही नेवर कॉम्प्रोमाइजेज विद हिज मॉरल वैल्यूज। लास्ट में वो कहते हैं कि आई नेवर कॉम्प्रोमाइजेस, मैं कभी समझौता नहीं करता हूं। किससे? अपनी नैतिक मूल्यों से। जो हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, नैतिक मूल्य मतलब मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं जरूरत आने पर सही को सही, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कह सकता हूं। बिना भय, बिना पक्षपात का मैं सच बोल सकता हूं, और ये मेरे में माता है। यानी बहुत ही छोटी सी, जैसे जिसको कहते हैं कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, ये कविता वैसी ही है। बहुत छोटी सी कविता, लेकिन बड़े मार्मिक अर्थों के साथ में बहुत कुछ सिखा जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस कविता को पूरे अच्छे ढंग से समझा होगा, मजा लिया होगा, एंजॉय किया होगा, और इसको तैयार भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप में से कई लोग सो गए हो, थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ, थोड़ी मेरी मदद करो, ताकि हम लोग भी एक साथ आगे बढ़ सकें, लाइव क्लासेस वगैरह के बारे में हम लोग सोच सकें। तो सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए और अपनी डाउट्स को क्लियर करते रहिए। कमेंट सेक्शन में जाकर के व्हाट्सएप से या मुझसे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से भी आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।